प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वगैरह देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। आज क्या करेंगे उससे आगे देखेंगे। अच्छा, जो YouTube पे देखते हो उनके लिए बता दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल बताया था। आज के लेक्चर में भी चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कई लोग वहां से देखते हैं, खोजते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल के लेक्चर का जो लास्ट 10 मिनट है वो फिर से YouTube पे आज भी डाल देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, लेक्चर 4 था कल और लेक्चर 5 आज होगा। तो जो रेगुलर देखते हो तो आज का 10 मिनट पार कर लेना, क्योंकि आज का 10 मिनट जो स्टार्टिंग का होगा वो कल का लास्ट का 10 मिनट ऐड कर देंगे उसमें। और जो नया देखते हो तो शुरू से होगा, जो रेगुलर देखते हो वो 10 मिनट पार करके बाकी जो चैप्टर है वो नया होगा। तो थोड़ा सा लेक्चर में जो होगा कल का लास्ट का 10 मिनट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताया था वो भी आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में डाल देंगे। इसमें आते हैं कॉन्सेप्ट पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस चैप्टर का मेन जो सबसे बात होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर को कई लोग या कई जगह ये भी बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो खैर, जैसे हम पिछला सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़े थे उसको लोग सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पे काफी ज्यादा बात होती है इस चैप्टर में। तो अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हैं, टॉपिक देखते हैं मोमेंट, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक देख लेते हैं क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2-3 नाम है। अब ये नाम क्यों बोलते हैं धीरे धीरे पता लग जाएगा। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं MI से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर एक और नाम बोलते हैं, या ऐसा बोलो ना एंगुलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ही बात है। या फिर बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशन की इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, इन सब नाम से जानते हैं। ये और ये नाम तो एक ही है लगभग, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस शॉर्ट में हम बोल देते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये और ये तो लगभग एक ही जैसी चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशन की इनर्शिया, रोटेशनल एक ही चीज है। क्या चीज है समझेंगे, पहले हम देखते हैं ये क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। हमने बताया था जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन करता है तो क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है। जब रोटेशन करता है तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट, खोया बोलो, सब खो जाओ। एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, लीनियर डिफरेंट होती है। कई बार बताया, कोई ऑब्जेक्ट जब घूमेगा तो एंगल चेंज क्या होगा, सेम होगा ना। अगर ये घूम रहा है यहां से यहां, तो इसके इस पार्ट का अगर थीटा एंगल बना 30 डिग्री, तो ये भी 30 घुमा, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, पूरा घूम के जब पार्टिकल यहां से यहां आ गया तो सबने 360 डिग्री घुमा। ऐसा थोड़ी हुआ ये पार्ट यहां पहुंच गया, ये पार्ट अभी पीछे ही छोटा वाला भी नहीं मुड़ आने का, हर एक पार्ट ने 360 डिग्री का एंगल घुमा। तो एंगल में चेंज पर यूनिट टाइम सबका सेम हुआ, यानी ओमेगा सबका सेम होता है, लीनियर वेलोसिटी v डिफरेंट होता है, क्योंकि v इक्वल टू क्या था, r ओमेगा। पहले बोलो ये सब क्लियर है, पहले बता चुके हैं, ठीक। अब एक बात समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो कई सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा। समझो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसा भी, कोई इवन अनइवन जैसा भी, ऐसा शेप कोई भी ले लिया, ठीक। अब इसमें क्या किया, एक एक्सिस गुजार दिया इस तरह से, और इसके अबाउट ये घूम रहा है मान लो ओमेगा से, तो इसका हर पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है। बात समझ में आ रही है क्या बात, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने जहां से पार किया है, ठीक। आपको ऐसे समझना है तो कोई पेज है, रफ रुको, यह है, छोड़ो हो जाएगा। ये एक पेन दो खाली, देखो ये कैसा भी ऑब्जेक्ट है, अनइवन सा शेप है, कैसा भी शेप, ठीक। इसको घुमा रहे हैं हम किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो इसको यहां पे होल्ड कर दिया, कहीं भी बीच में क्या जरूरी नहीं, कहीं पे जहां इच्छा हो वहां होल्ड कर दिया, ठीक। अब इसके अबाउट क्या है, ये घूम रहा है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये पेन है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पेन है। उसी तरह से मैंने कैसा भी ऑब्जेक्ट लिया और ये जो एक्सिस दिख रही है यही एक्सिस है जो पेन से दिखाया है, और इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है। अगर ओमेगा से घूम रहा है तो उसका हर पॉइंट ओमेगा से घूमेगा, इस पेज का हर पॉइंट क्या होगा, ओमेगा से घूमेगा। अब पेज कई सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनाए, पेज इन्फिनाइट छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनाए, मैं उसमें से किसी एक पॉइंट का घूमना देखूंगा और फिर सबके लिए हर एक का घूमना ऐड कर दूंगा। क्या बोलना चाह रहे हैं जरा देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब देखो जरा,
अब ये कई सारे पॉइंट से मिलकर बना है। मान लो जिस पॉइंट से कोई पेज पास हुआ, ये O पॉइंट है। एक मान लो यहां से कोई पार्टिकल लिया, कहीं पे यहां पे एक पार्टिकल, ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, जिसमें से एक लिया R1 डिस्टेंस पे है, और अगर ये पूरा पार्टिकल घूम रहा है तो इसका हर एक पॉइंट घूम रहा होगा। ये वाला पॉइंट मान लो V1 से घूम रहा है, ये वाला पॉइंट V1 से घूम रहा है, तो हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल, जो हमने कंसीडर किया। मान लो एक सिंगल पार्टिकल इस पे देखा, ये कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिसमें से हमने कोई भी एक सिंगल पार्टिकल सोचा और उस पार्टिकल की हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी V1 लिखा। V इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा। तो उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लो R1 है, और हर एक के लिए ओमेगा सेम होती है, तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? R1 इंटू ओमेगा। ठीक, अच्छा, इस पार्टिकल के लिए V पता कर लिया, इस पार्टिकल के लिए बाकी चीज पता करें। मान लो काइनेटिक एनर्जी हम इस पार्टिकल के लिए पता करें, समझना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, ये जो सिंगल पार्टिकल हमने कंसीडर किया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो ये पार्टिकल जो होगा, ये छोटा सा जो कंसीडर किया है, इसका मास कुछ ना कुछ रहा होगा। मान लो ये हमने पहला पार्टिकल बोला, m1 का मतलब यहां पे नहीं है मास m1, m1 मतलब मैंने पहला पार्टिकल जो देखा उसका मास। तो पहला पार्टिकल जो देखा, मास इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर की काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोलेंगे? हाफ m1 v1 स्क्वायर। ठीक, अब देखो इस तरह से ये कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरा सब कंप्लीट का या पूरी बॉडी का। अब एक सिंगल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? हाफ mv स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूं हाफ m1 v1 स्क्वायर। v1 क्या है? R1 ओमेगा। तो v1 का स्क्वायर मतलब R1 ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब अगर मैं पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो ये बॉडी इस तरह के कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो इस तरह के कई पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल कहीं यहां होगा, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। मुझे सबकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सब में यही प्रोसेस करना होगा, यानी सबका मास लिखेंगे और सबका v लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दूसरे का मास लिखा, मान लो हाफ m2 v2 स्क्वायर, और v2 की जगह पे क्या लिखेंगे? फिर v इक्वल टू r ओमेगा, r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर तीसरे के लिए क्या लिखेंगे? r3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। चौथे के लिए क्या लिखेंगे? r4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यानी मैं अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो ये लिखूंगा, समझना, हाफ, एक का ध्यान समझना, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखे एक के लिए जो पहले हमने माना था। दूसरे के लिए इसी तरह से क्या आएगा? हाफ, दूसरे का मास m2, और उसकी डिस्टेंस कुछ है, हमने माना r2 दूसरे पार्टिकल की, और ओमेगा सबके लिए सेम होता है। अगर घूम रहा है तो हर एक पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह से तीसरे पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ, तीसरा पार्टिकल को मान लो m3 बोला, उसका डिस्टेंस कुछ रहा होगा, मान लो r3 रहा है, r3, और घूमेगा सब एक ही से, ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से वो जितने पार्टिकल से बना है, मान लो से n पार्टिकल से बना है, टोटल हमने 1000, 10,000, 20,000 टुकड़े किए, जितने भी किए उतने पार्टिकल से बनाया। तो इस तरह से चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठे के लिए, सातवें के लिए ऐड करते चलेंगे। तो nth के लिए क्या लिखेंगे? हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अब सब में से एक काम करें, अब सब में से हम हाफ और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। हाफ और ओमेगा स्क्वायर सब में है, तो सब में क्या बचेगा? m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, हाँ ये लिख सकते हैं m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर। क्या लिखेंगे? mn rn स्क्वायर, और क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर। इसको बाहर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब एक बात समझो, ये जो टर्म आया m1 r1 m2 r2 m3 r4 mn rn, इस पूरे को हमने जो है पूरे को नाम दे दिया, इस पूरे को हमने बोल दिया I। इस पूरे टर्म को हमने लिख लिया I से। कुछ होता है I, इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा करेंगे। हाँ, तो पूरे को हमने लिख लिया I से। तो हमको बताओ एक बात, मुझे एक बात बताओ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे?
अगर पूरे को आई से रिप्लेस कर दिया है क्या आ रहा है, ठीक है। देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं के ई टोटल काइनेटिक एनर्जी को मान लो मैंने के ई से लिख लिया तो क्या आ गया हाफ, इस पूरे के जगह हम आई मान लिया तो आई लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। यही आई जो है ना यही क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या है क्यों है कैसे है जरा समझो, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया, इस पूरे को कुछ नाम देना था आई नाम दे दिया। अब एक बात समझो, अगर मुझे लीनियर में, ये तो रोटेशन के केस में आया, ये तो बात रोटेशन के केस में आया ना, रोटेशन देख रहे हैं जब रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इस केस में आया। जब लीनियर में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। लीनियर में ये लिखते हैं, लीनियर मोशन में ये लिखते हैं ना, ट्रांसलेशन मोशन में हाफ एम क्या लिखते हैं टोटल मास, और वी क्या लिखते हैं लीनियर वेलोसिटी। कंपेयर लीनियर रोटेशन को करोगे तो हाफ की जगह पे हाफ है, वी लीनियर वेलोसिटी होती है ना, सीधा चलना मतलब लीनियर वेलोसिटी, घूमना मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो वी की जगह पे क्या लिखा है ओमेगा, वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, तो एम की जगह पे क्या है आई। यानी लीनियर में जो चीज मास होती है ना, रोटेशन में वही चीज क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी लीनियर में जो हम मास बोलते हैं रोटेशन में वही क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जो काम लीनियर में मास करता होगा वही काम रोटेशन में क्या करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का क्या काम है लीनियर में, मैकेनिक्स में जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, जहां मैकेनिक्स क्या बोलते हैं, जहां पे हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, फोर्स के कारण मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो खैर जो लीनियर में मास क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट को लीनियरली चलाना है या रोकना है, इनर्शिया बोलते हैं लीनियर में। तो वो किस पे डिपेंड करता है मास पे। मान लो कि सिंपल सा एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों में से किसको धक्का देना आसान होगा, क्यों मास कम है, तो जिसका मास कम है उसमें लीनियर मोशन में चेंज लाना क्या है आसान है, और चेंज नहीं आने को बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया किसकी ज्यादा है ट्रक की, पोजीशन नहीं लेना चाहेगा, जल्दी चेंज होना चाहिए, क्यों क्योंकि मास ज्यादा है। लीनियर में किसके नहीं, एक ट्रक आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उसी वेलोसिटी से एक साइकिल आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, किसके आगे कूदना पसंद करोगे, ऐसे तो किसी के आगे नहीं, लेकिन फिर भी कूदना ही पड़े तो किसको रोक लोगे साइकिल को, क्यों क्योंकि मास कम है। मास कम है तो रोकना आसान है, रोकना मतलब चेंज लाना आसान है, चेंज नहीं लाने को बोलते हैं इनर्शिया। यानी इनर्शिया किसकी ज्यादा हुई ट्रक की, चाहे लीनियर रोटेशन लीनियर केस में मोशन हो रेस्ट में हो, यानी किसी का लीनियर में क्या बोला था इनर्शिया का, इनर्शिया इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट रेस्ट और मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो वैसा ही रहेगा, कौन जिसका मास ज्यादा है। तो लीनियर में मास ज्यादा है तो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। उसी तरह से रोटेशन में मास की जगह क्या आ गया है आई आ गया है, जिसको क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशन में ऑब्जेक्ट लीनियर में सीधा चलने से है, रोटेशन में घूमने से है। यानी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको रोटेट कराना, या रोटेट कर रहा है तो उसको रोकना, किसका आसान है या डिफिकल्ट है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोटेशन में चेंज लाना डिफिकल्ट है। जैसे मास ज्यादा तो लीनियर मोशन चेंज लाना डिफिकल्ट है, इनर्शिया ज्यादा होगी। उसी तरह से रोटेशन में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी जिसका आई ज्यादा है उसके रोटेशन में चेंज लाना डिफिकल्ट है, रोटेशन कर रहा है तो रोकना या चलाना डिफिकल्ट है तेज करना, या फिर अगर रुका हुआ है तो उसको रोटेट कराना डिफिकल्ट है। बात समझ आ रही है। तो लीनियर में केवल मास पे डिपेंड कर रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो किसको रिप्लेस किया है, हमने ओमेगा को रिप्लेस नहीं किया है, ओमेगा अपनी जगह है, हाफ को भी कुछ नहीं चढ़ा है, हमने चेंज किस में किया है इन सबको लिखा m1 r1 m2 r2 m3 r3। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है m और r पे। m क्या है m मास है, और r क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक तो मास जितना ज्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उतना ज्यादा होगा। तो एक सिंपल सा हमको बात सोच के बताना कि एक साइकिल है, एक मतलब एक कोई रिंग है, एक रिंग है, छोटा रिंग है कम रेडियस का, और एक बड़ा रेडियस का रिंग है, दोनों का मास सेम है। मास सेम कर सकते हैं, एक पतला बना दिया बड़ा रेडियस का रिंग, तो एक या मटेरियल चेंज कर दिया, तो एक m मास का छोटा रिंग है और एक उतना ही m मास का बड़ा रिंग है। दोनों में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा बड़ा वाला का, क्योंकि उसका r ज्यादा है,
मास सेम है पर आर ज्यादा है ना बड़े वाले का। सेंटर से, अगर सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो सेंटर से डिस्टेंस किसका ज्यादा हो गया? बड़े वाले का ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा हो जाएगा? बड़े वाले का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, साथ में आर भी। मान लो एक रिंग ये है और इसका ये है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो रिंग है तो सारा मास कहां है? पूरा एम मास है तो पूरा मास कहां है? इसके पेरिफेरी पे यहां पे है। और दूसरा एक रिंग लिया जिसका मास इससे जिसका मास तो सेम रखा, साइज बड़ा कर दिया। तो इसके सारे मास के लिए जब m1 r1 m2 r2 करोगे, इसका सारा मास यहां है, सारा मास यहां 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 इसके सरकमफ्रेंस पे। तो हर एक मास के लिए डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली होगी r, और इसका हर एक मास छोटे वाले का कहां है? यहां है। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी, मान लो स्मॉल r बोला। तो जब हम इसका m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 आर स्क्वायर निकल दिखाएंगे और इसका जब एम सबका कैपिटल आर का स्क्वायर लिखेंगे तो किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा ना। तो बड़े रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को सोचते हुए सिंपल सा हमको बताना, एक एम मास का, या एम मास मान लो, कुछ समझ लो, मान लो से 5 केजी का, ज्यादा बोल दे रहा हूं लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं, या 1 केजी हटाओ, एक केजी मास का रिंग लिया, एक केजी मास का रिंग लिया, से मान लो 10 सेंटीमीटर का, एक केजी मास का रिंग लिया जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक। उतना ही मास का, मतलब 1 केजी मास का एक डिस्क ले रहे हैं जिसका भी रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर, और मटेरियल दोनों का सेम है। तो हमको यह बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? सिंपल सोच के बताना। हाँ, मतलब एक डिस्क लिया और एक सेम मास का रिंग लिया, एक रिंग और डिस्क लिया, दोनों का मास हमने क्या लिया? सेम लिया। मतलब इसका भी टोटल मास m है और इसका भी टोटल मास m है। डिस्क में क्या होता है? अंदर भी मास भरा हुआ है, ये डिस्क हो गया, और उसी मास का एक रिंग लिया, ये रिंग हो गया, और दोनों का रेडियस भी सेम रखा है, दोनों का रेडियस भी सेम रखा है। आप जो कॉन्सेप्ट समझे उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होना चाहिए। ये r रेडियस का है और इसकी भी रेडियस मान लो r ले लिया हमने। अब हमको ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में से किसका ज्यादा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा, जगह पे डेंसिटी ज्यादा। जब इसका हम निकालेंगे रिंग के लिए m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 mn rn स्क्वायर, तो इसका सब मास कहां है? यहां पे है। टोटल m मास, पूरा मास इसके सरकमफ्रेंस पे है, यानी हर एक मास के लिए डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर है। पर इसके हर एक मास के लिए डिस्टेंस कैपिटल आर नहीं है। जब m1 r1 निकालेंगे, इसका कुछ मास तो यहां पे है, अगर टोटल मास दोनों का सेम है तब। इसका कुछ मास तो यहां पर, काफी मास जो है वो अंदर भी है, तो उस m में से काफी मास के लिए डिस्टेंस r से कम हो गई। इसके सारे मास के लिए डिस्टेंस r है, और पर इसके कई मास के लिए डिस्टेंस r से कम हो गई, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझे? नहीं, सिंपल सा बात है, समझो जरा। मान लो ये 100 टुकड़े से बना है, समझना। मान लो ये 100 मास से बना है, ये रिंग 100 टुकड़े से बना है, और डिस्क भी मान लो 100 टुकड़े से बना है। सिंपल समझो, 100 इक्वल टुकड़े से डिस्क बना है, 100 इक्वल टुकड़े से रिंग बना है। क्या रिंग के लिए 100 हर एक 100 टुकड़े के लिए जो आर होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस है, वो क्या कैपिटल आर होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक टुकड़े 100 टुकड़े के लिए डिस्टेंस रिंग में कितना होगा? कैपिटल आर। डिस्क में क्या हर एक 100 टुकड़े के लिए क्या डिस्टेंस कैपिटल आर होगा? कई टुकड़े के लिए उससे कम हो गया ना। मान लो 20 टुकड़ा सरकमफ्रेंस पे है, 80 टुकड़ा तो अंदर आ गया, तो 80 टुकड़ा के लिए डिस्टेंस r से कम हो गया ना। तो जब हम निकालेंगे m1 r1 m2 r2 स्क्वायर, तो इसमें सबको डिस्टेंस r मिला, इसमें कई को r से कम मिला, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझे? तो सेम मास का डिस्क और रिंग हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होना चाहिए? रिंग का ज्यादा होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कितना आता है, कैसे आता है, लेकिन अभी फील बता रहा हूं। सिंपल, एक स्फीयर है, खाली है, हॉलो स्फीयर, और उसी जितना रेडियस उसका है, सेम रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर लिया जिसका मास सेम है। एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर, दोनों का मास और रेडियस सेम है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हॉलो का सारा मास उसके सर्कमफ्रेंस पे, अंदर खाली होता है, और उतने ही मास में से डिस्क का काफी मास अंदर आ गया, उसके लिए डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया। तो आगे जाके जब फॉर्मूला देखेंगे तो ऑब्वियस कम ही आएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो बोर्ड पे जितनी कहानी है उसको लिख लो, उसके बाद मैं 1-2 लाइन लिखाऊंगा, फिर इसकी कहानी देखेंगे। लिख लो। अच्छा, कल क्या देखा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू किया था, बताया था क्या होता है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है? रोटेशन का इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशन का इनर्शिया लीनियर में क्या था? लीनियर में जो चीज मास था, रोटेशन में वही क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। रोटेशन में वही चीज क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। लीनियर किसी के चलने के लिए, ट्रांसलेशन मोशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए क्या चाहिए होता? मास था। जितना तुम्हारा जाग के लीनियर इनर्शिया उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा मास होगा। उसी तरह से रोटेशन की इनर्शिया, मतलब अगर रुका है तो रोटेट कराना है, या रोटेट कराना है तो रोकना है, या रोटेशन का स्पीड बढ़ाना घटाना है, मतलब रोटेशन की इनर्शिया जिस तरह से रोटेशन कर रहा है या रुका है उसको ब्रेक करने ना डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। और देखा था कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो सिंपली क्या बोला था कि मान लो कोई मास है कैसा भी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस यहां से पास करा दिया, ये इस एक्सिस के बाद मान लो किसी से ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो इसको क्या है, ये चीज, ये ऑब्जेक्ट कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। एक को m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 ऐसा कह दिया। तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहा? एक पार्टिकल मान लो m1 मास का r1 डिस्टेंस पे है, उसी तरह कोई दूसरा यहाँ पे है r2 पे, तीसरा r3, चौथा r4, पांचवा r5, इस तरह से कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनाया। अगर मैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करूंगा तो क्या लिखा था कि पहला का क्या हो गया था? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका बोलेंगे, या मैंने कैसे लिखा था, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कराया था, और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे तो क्या बोले थे? m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का क्या था? m2 r2 स्क्वायर, तीसरे का m3 r3 स्क्वायर। इन्हीं सबको रिप्लेस करके क्या लिखा था? I से लिखा था। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? हर एक मास और उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, तो इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, फिर आगे धीरे धीरे बात करेंगे। तो लिखो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डेफिनेशन लिखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए, लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए property of body due to which it opposes, property of a body due to which it opposes the change in rotational motion of a body, रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है ना, ऑफ ए बॉडी। ठीक, तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लिखते थे, अगर मैं लिखता हूं, समझना, एम आर स्क्वायर, तब क्या लिखूंगा? एक कोई पार्टिकल एम मास का जो आर डिस्टेंस पे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर। अगर मैं पूरे सिस्टम का या पूरी बॉडी का बोलूंगा तो इस तरह से हर एक का सम करना पड़ेगा। या पूरी बॉडी का अगर बोलेंगे तो कल देखा था कि पहले का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दूसरे का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, टोटल एन से मिलकर माना है, एन पार्टिकल से मिलकर माना बना है, तो एम एन आर एन का स्क्वायर, इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, समेशन एम आर स्क्वायर। यानी हर एक मास इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको ऐसे भी छोड़ दिया जाता है, ये बहुत डिटेल में लिखना है स्टैंडर्ड तरीके से, तो ऐसा सबस्क्रिप्ट लिख दिया आई, यहां भी लिख दिया आई। और आई को शुरुआत कैसे किया? 1 से किया, और कहां तक गए? n तक गए। शॉर्ट में ये लिखने का तरीका होता है समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब होता है ऐड करना। समेशन का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन। तो पहला मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर, m2 दूसरा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तीसरा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इस तरह से करते करते क्या होगा? nth मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सब सारा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर का सम क्या होगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अगर मैं लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, पूरी बॉडी का नहीं बोल रहा हूं, बॉडी कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, मैं उसमें से कोई एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं। तो सिंगल पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंगल पार्टिकल या एक पॉइंट मास के लिए बोल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एम आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। और अगर पूरे का लिखेंगे तो क्या लिखना होगा? समेशन। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी लिखेंगे, पूरी बॉडी का या पूरे सिस्टम का, ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी का मान लो मैंने लिख दिया से आई से, तो पूरी बॉडी का आई से लिखा तो क्या हो जाएगा? समेशन एम आर स्क्वायर। हाँ, अगर पूरा डिटेल लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, रफली वैसे लिख सकते हैं, तो समेशन एम आर स्क्वायर। अब
ये तो ठीक है, आगे डिटेल भी देखेंगे कैसे निकलता है, क्या निकलता है, सब बात करेंगे। अभी केवल मैं आपको एक आइडिया सा दे रहा हूं। अच्छा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बोल रहे हैं किसी के लिए, मान लो कि तुम्हारा बेसिक बात बताए। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट वगैरह जल्दी से देख लेते हैं, आसान सा चीज। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? मास का क्या लिखेंगे? केजी। और डिस्टेंस का क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डायमेंशन मास के लिए m और डिस्टेंस के लिए 2, तो ml2 या ml स्क्वायर ये लिखेंगे। क्लियर है? कहीं कहीं बेसिक mlt को लेते हैं तो t में भी लिख देता है, मतलब ml स्क्वायर, t नहीं कुछ है तो t की पावर 0, वो भी लिखने का तरीका होता है। या सिंपली हम ml स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई तकलीफ? किसी को नोट करना है कुछ तो एक आध मिनट में नोट कर लो, फिर बात करते हैं। अब देखो क्या है कि बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया। अगर इसी को बात करना हो मुझे फॉर कंटिन्यूअस, इसका अप्लाई हम बाद में देखेंगे एप्लीकेशन। यहां पे केवल इसका देख रहे हैं इंटीग्रेशन में लिखा कैसे जा रहा है, बाकी इस पे आगे जाके देखेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मास का मतलब क्या है कि मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि मास यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह पर, पूरे में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरी वॉल्यूम में मास है जैसा कि ये है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मान लो कैसा भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कैसा भी शेप का, अनइवन शेप, कुछ भी शेप, ऐसा शेप, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो जाए, इवन अनइवन किसी भी टाइप का। अब ये मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या है? मान लो ये एक्सिस O से गुजर रही है, उसको एक्सिस जो ऑब्जेक्ट को इधर से इधर पार करे, इसके अबाउट क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। तो इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो एक तरीका क्या हो सकता है कि इस पे कहीं भी एक मास हम कंसीडर कर लिए, पॉइंट मास, बहुत छोटा सा मास कंसीडर कर लिए, उस मास को हमने नाम दे दिया dm, और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उससे डिस्टेंस जो है ये मान लो से है r, उससे डिस्टेंस क्या है? r। तो इस छोटे से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? m इंटू आर स्क्वायर। तो स्मॉल मास क्या है? dm, और इंटू इसका डिस्टेंस क्या है? r स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया r स्क्वायर इंटू dm। इस तरह से पूरा ऑब्जेक्ट को कई सारे छोटे छोटे डीएम से मिलकर मान सकते हैं बनाए, एक डीएम, दूसरा डीएम, तीसरा डीएम, चौथा डीएम, सबके लिए अलग अलग डिस्टेंस होगा। तो एक का आर स्क्वायर डीएम प्लस दूसरे का आर स्क्वायर डीएम, तीसरे का आर स्क्वायर डीएम, चौथा आर स्क्वायर डीएम, इस तरह से सारे आर स्क्वायर डीएम को सम कर देंगे तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा पूरे का। और समेशन और इंटीग्रेशन क्या है? एक ही चीज है, या तो पूरे का सम करे या कर दे इंटीग्रेशन। तो इसको ऐसे भी लिखा सकता है, आई इक्वल टू आर स्क्वायर डीएम, आई इक्वल टू आर स्क्वायर डीएम इंटीग्रेट। बात समझ में आ रही है? एक मास लिया, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर किया, उस तरह से हर एक मास के डिस्टेंस का स्क्वायर का समेशन करते जाएंगे तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। समेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन, एक ही तरह से लिख सकते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, डिपेंड किस पे कर रहा है। तो लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। सर वो जो अभी हाँ बोलो। कौन सा? अच्छा लिखे नहीं हो? अच्छा नोट करना है, कर लो। नोट करना है क्या? कर लो, छोटा सा चीज है, तुम नोट करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, जरा देखते हैं। तो फॉर्मूले से ही देखो, या कल हमने याद करो रिप्लेस किया था कैसे, k इक्वल टू लिखा था ना, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखते थे क्या लिखते थे? ऐसा कुछ आया था, हाफ समेशन, याद करो कल जो देखा था, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही था ना। और इसको कंपेयर किए थे लीनियर से, ये रोटेशन का था, और इसको ट्रांसलेशन या लीनियर से कंपेयर किए थे, तो हाफ लीनियर में क्या लिखते थे? m इंटू वी स्क्वायर। क्या अगर पूरे लिखना है मास तो ऐसे कैपिटल M लिख लिया। तो कंपेयर किए थे, हाफ की जगह क्या था? हाफ, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पे मास, और मास की जगह क्या है? सिग्मा mr स्क्वायर। और सिग्मा mr स्क्वायर कोई क्या बोला था? आई बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जो रोल लीनियर में मास प्ले करता है रोटेशन में, वही क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। तो एक बात ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? किसके जगह लिखा? m, मास पे, और किस पे कर रहा है? r पे। तो मास और डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसका डिस्टेंस? हर एक मास का डिस्टेंस। हर एक मास का डिस्टेंस मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं कि मान लो कि अगर एक कोई शेप है, मान लो रिंग ही है, एक रिंग ही है, ये r रेडियस का रिंग है, तो r रेडियस का रिंग है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रहा है,
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखेंगे तो सारा मास कहां पे, इसके सर्कमफ्रेंस पे है, तो सबके लिए डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। तो समेशन m1 r1 m2 r2 m3 r3 या डिस्क ही है, जैसा भी शेप है, डिस्क भी है तो डिस्क भी है, तो पूरा मास इतने में है। अगर मैं इसका साइज डबल कर दूं या कुछ भी साइज कर दूं, से मान लो साइज कर दिया इसका 2r, अब क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? नहीं, मतलब पहले से अलग है ना, सेम तो है पर पहले से अलग है ना। पहले सारा मास कहां पे था, अगर रिंग लिया तो r डिस्टेंस पे, और अगर ये भी रिंग है तो 2r पे। डिस्क लिया तो अंदर भी है पर r में सिमटा हुआ है, अगर ये डिस्क लिया तो 2r में पूरे में स्पेस में सिमटा हुआ है। तो दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में फर्क आ गया ना, दोनों का। अगर डिस्क ले चाहे रिंग ले, अगर डिस्क ही लेते हैं तो फिर इसका मास यहां 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 कई सारे छोटे मास m1 r1 2 m2 r2 m3 r3 इस तरह से करेंगे तो पूरा यहां तक का सम करेंगे, तब जाके पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। जब इसमें यही काम करेंगे तो फिर ये पूरा प्लस यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, फिर सबका सम करेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सेम निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि मास के डिस्टेंस में फर्क आ गया, यानी मास के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आ गया। मास अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें अलग है। या फिर किसी कंपेयर करें, एक रिंग और डिस्क को ही कंपेयर कर ले। ये रिंग है, रिंग का सारा मास मान लो r रेडियस का रिंग है और r रेडियस का डिस्क ले लिए, r रेडियस का रिंग लिया और उसी r रेडियस का एक डिस्क ले लिए, तो दोनों का क्या है, और मास मान लो दोनों का से कुछ है m मास है। तो अगर डिस्क और उसी रेडियस का रिंग ले लिए तो दोनों में क्या है, दोनों में मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या सेम है? नहीं, मास सेम है, टोटल मास m है, दोनों का मास m है, रेडियस भी सेम है, शेप भी एक ही, मतलब शेप तो अलग हो गया डिस्क, मतलब मास टोटल सेम है, रेडियस भी सेम है, मतलब साइज सेम है। तो क्या दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। इसमें सारा मास सर्कमफ्रेंस पे, बीच में खाली है, इसमें काफी मास अंदर भी आ गया है, तो सबके r1 r2 r3 सबके स्क्वायर, यानी सबका डिस्टेंस अलग हो जाएगा तो स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का है। इसका सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका सर्कमफ्रेंस पे, इसका काफी मास अंदर भी आ चुका है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? m पे। r स्क्वायर r1 r2 r3 सबका स्क्वायर का मतलब है मास का डिस्ट्रीब्यूशन, कि पहला मास कहां है, दूसरा मास कहां है, तीसरा मास कहां है, चौथा मास कहां है। बात में समझ में आ रही है? और किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। टोटल मास पे करता है, हाँ, क्योंकि सबका समेशन है। और क्या करता है? साइज पे करता है। एक r रेडियस का रिंग लिए और एक 2r रेडियस का रिंग ले लिए, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क आ जाएगा। साइज पे क्या? शेप पे करता है। एक सेम रेडियस का रिंग लिए, उसी रेडियस का डिस्क ले लिए, पर शेप दोनों का अलग है। इसके अंदर खाली एक खोखला, डिस्क के अंदर में मास है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क आएगा। तो शेप पे भी डिपेंड करता है। समझ में आया? और किस पे करता है डिपेंड? और कोई चीज? और कोई चीज उससे कर लेना। हाँ, एक चीज ध्यान रखो, दो चीज पे बिल्कुल भी नहीं करता है। ओमेगा पे नहीं करता, वेलोसिटी पे नहीं करता, क्योंकि हमने ओमेगा को रिप्लेस करके आई नहीं लिखा है, ओमेगा अपनी जगह है। हमने सिग्मा mr को स्क्वायर को रिप्लेस करके आई लिखा है, तो ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है। और किस पे डिपेंड करता है? और रेडियस तो उसी में आ गया ना बालक, साइज में आ गया ना, साइज वर्ड में सब आ गया ना। और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो इसमें हमने यहां से पास किया है, तो सारे डिस्टेंस हमने कहां से लिया? सेंटर से। अगर इसी में एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर दे तो सारे डिस्टेंस हमको फिर यहां से लेना पड़ेगा। जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, तो इसका क्या लिखा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ये। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां की जगह हम यहां से पास कर दें, हम यहां से पास कर दें, तो फिर सारे डिस्टेंस यहां से मेजर होंगे, सारे डिस्टेंस यहां से मेजर होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क आ जाएगा। इस साइड मास के डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कहां से लेना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो बात पूरी समझ में आ गई? जल्दी से लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट लिखना। मास डिपेंड्स ऑन लिख लो, मोमेंट ऐसे लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पहला, मास एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिपेंड्स ऑन। मास पे तो करता ही है, साथ में एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, पहला। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, लिखाइए ऊपर, दूसरा लिखना साइज, साइज
साइज का मतलब एक आर रेडियस का मान लो रिंग है, एक आर रेडियस 2r रेडियस का रिंग हो गया, या आर रेडियस का डिस्क है 3r रेडियस का डिस्क हो गया, तो साइज अलग हो गया, डिस्टेंस में अंतर आ जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर आ जाएगा, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर आ जाएगा। सेम रेडियस का रिंग लिया, सेम रेडियस का डिस्क लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर हो जाएगा। सेम रेडियस का सॉलिड स्फीयर लिया, सेम का होलो स्फीयर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर हो जाएगा। किसका ज्यादा किसका कम होगा बात कर चुके हैं। साइज, शेप लिखो, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। थर्ड लिखना पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि सारे डिस्टेंस इसी से मेजर होंगे, तो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, क्लियर है। नीचे लिख लेना, नीचे लिख लेना मोमेंट। साइज का मतलब क्या है, साइज का मतलब होता है रेडियस से, लेंथ से। साइज का मतलब क्या है, साइज वर्ड का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब रेडियस। अगर सर्कुलर टाइप का ऑब्जेक्ट है रेडियस, साइज का मतलब क्या है, साइज का मतलब होता है लेंथ। एक मान लो एक रॉड लिए, एक रॉड लिए, समझो एक यहां पे कर लेते हैं, एक रॉड लिए, किसी लेंथ का मान लो रॉड लिए, ये मान लो L लेंथ का रॉड लिए हैं और इसका मास है M। अब इतने ही मास का रॉड लिए पर लेंथ चेंज कर दिए, अब इतने ही मान लो ये 2L ले लिए, मास इतना ही, थोड़ा पतला हो गया रॉड अगर मटेरियल से में दो, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके मास का मैक्सिमम जो मास का डिस्टेंस होगा वो L होगा, और काफी मास इसके अंदर भी होंगे, कुछ मास यहाँ पे है, कुछ मास यहाँ है, कुछ मास यहाँ, इन सब के लिए डिस्टेंस L से कम होगा, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस मास का होगा वो L होगा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पे है तो। उसके बाद पर इसमें देखोगे तो इसमें L तक तो मास है ही, उसके बाद मान लो L जहां तक हुआ यहां तक हुआ, L तक तो मास है ही, उसके बाद आगे भी मास है, आगे L तक भी मास है, तो क्या फर्क हो गया तुम्हारा, साइज में फर्क हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी फर्क आ जाएगा। क्लियर बात। एक बात लिखो नीचे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डजंट डिपेंड ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, देख लिया, डजंट डिपेंड ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डजंट डिपेंड ऑन, किस पे है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वो ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसका बनावट से लेना देना है, डजंट डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर बात। तो इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, नोट देके लिख लो कुछ बात, नोट देके लिखो, नोट देके लिखो। जैसे लीनियर में मास होता है, रोटेशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, लिख लो, बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत जरूरी है, लिखो। मास लिखना, लिखना मास इज ए मेजर ऑफ, नोट में लिखना मास इज ए मेजर ऑफ, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया इन लीनियर मोशन, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया इन linear motion, in linear motion because mass of a body, because mass of a body, mass of a body resist a change in its, resist a change in it, resist a change in its state of, resist a change in its state of linear motion, resist a change in its state of, resist a change in its state of linear motion, its state of linear motion, मतलब मास जितना ज्यादा होगा लीनियर मोशन को उतना क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, ठीक है। इट्स लीनियर मोशन। सिमिलर या सिमिलरली moment of inertia, similarly moment of inertia is a measure of, moment of inertia is a measure of rotational, या measure of, ठीक है, rotational inertia, moment of inertia is a measure of rotational inertia, rotational inertia because rotational inertia, ऐसा लिखो रोटेशनल, हाँ ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी
because moment of inertia about a given axis of rotation, moment of inertia about a given axis of rotation, moment of inertia शॉर्ट में MI करके लिखा करो, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, और about a given axis of rotation resist a change in, हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेसिस्ट रोकता है, रेसिस्ट ए चेंज इन रोटेशनल मोशन, रेसिस्ट ए चेंज इन रोटेशनल मोशन। जैसे मास लीनियर मोशन में रोकता है, उसका मेंटेन रखना चाहता है उसको, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, रोटेशनल इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहता है। तो इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। तो अब एक कॉन्सेप्ट पे आएंगे हम, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। कोई गायरेशन भी बोलता है, ठीक है चलता है, लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन ठीक है, क्या चीज है समझेंगे। अच्छा अभी एक चीज बताया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बताया भी। पेन है कोई सही नुकीला सा पेन, ये बोलते हैं थोड़ा सा जालिम पेन होगा ना, सीधा चला जाता है। हाँ ये अब देखो, ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है। तो सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, यहां से। इसके अबाउट घूम रहा है ना, ये किसके अबाउट घूम रहा है, ये इसके अबाउट घूम रहा है। देखो तो सारे डिस्टेंस यहां से मेजर होंगे, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, कई सारे मास से मिलकर बना है। इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसके हर एक छोटे 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 पार्टिकल जिससे बना है, हर एक का डिस्टेंस इससे निकालेंगे। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से हटा के हम कहीं और शिफ्ट कर दिए, मान लो यहां ले गए, अब क्या होगा, अब इसके अबाउट घूमेगा, अब ये इसके अबाउट घूमेगा, इसका रोटेशनल इसके अबाउट होगा, तो इसके अबाउट क्या होगा, फिर सारे डिस्टेंस यहां से मेजर करने होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब चाहे हम यहां पे रखें एक्सिस ऑफ रोटेशन, चाहे यहां या किसी भी जगह पे रखें, हमको पूरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए क्या करना होगा, हर एक छोटा 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 कई सारा मास लेना पड़ेगा, सबका यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, डेट मास इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू आर स्क्वायर, इधर मास आर स्क्वायर, मास आर स्क्वायर, सबका सम करेंगे, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा इसका। ठीक है, तरीका कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा लेंदी है। इसके जगह क्या सोचा गया कि कुछ ऐसा करें कि ऑब्जेक्ट में कोई एक डिस्टेंस पता कर लें, और उस डिस्टेंस के स्क्वायर को अगर टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही निकल जाए जितना इंडिविजुअल का सम करने से निकल रहा था। ऐसा कॉन्सेप्ट ही क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन। क्या चीज है, नहीं है, समझते हैं इसको, देखते हैं लोगों। अब देखो क्या बोल रहे थे कि मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे भी गई है, ऐसे गई है, मान लो ये आई लिखा इसका। तो इसका तरीका क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो यहां से पास हो रही है, ओ ये पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, इससे डिस्टेंस निकाले, एक मास m1 लिख लिया। m1 का मतलब मास m1 नहीं है, m1 कहने का मतलब यहां पे जिसको हमने पहला मास माना उसका डिस्टेंस है r1। उसी तरह से कोई दूसरा मास है यहां पे m2, इसका डिस्टेंस क्या है r2। तीसरा मास है m3, इसका डिस्टेंस क्या है r3। चौथा मास है m4, डिस्टेंस क्या है r4। इस तरह से हर एक मास और डिस्टेंस का स्क्वायर का सम करा तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक है, पर हर एक का ऐड करना एक लेंथी प्रोसेस है। इसके जगह क्या कॉन्सेप्ट देखा गया कि पूरे में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा। कब क्या मिलता है, कैसे मिलता है देखेंगे। वो पॉइंट वो कहीं मिल सकता है, मान लो यहां पे है वो पॉइंट, तो पूरे में एक ऐसा पॉइंट मिला जिसका डिस्टेंस हमने यहां से पता कर लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और वो डिस्टेंस को हमने बोल दिया k, वो डिस्टेंस को बोल दिया k, रेडियस ऑफ जायरेशन को लिखते हैं k से। तो उस डिस्टेंस को बोल दिया k, और हमने क्या देखा, मान लो इसका टोटल मास है, इसका टोटल मास से है m, इसका टोटल मास से है m। हमने क्या देखा कि एक तो तरीका है कि हम इसका करें समेशन mr स्क्वायर, यानी हर एक मास और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का सम करिए, तो पहले सिखाई। उसके जगह पे क्या लिखा गया, इसका टोटल मास और एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे उसके स्क्वायर से, तो ये इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना कि एक एक मास और उसका डिस्टेंस के स्क्वायर को सम करने से दे रहा है। तो प्रोसेस को ये आसान कर दिया। इसी डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ये कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, मतलब हर एक केस में फिक्स होता है। वो कैसे होता है हम आगे चल के देखेंगे।
या वो कैसे निकलता है हम आगे चल के देखेंगे। क्या क्वेश्चन? मतलब वो जो रेडियस है के, हाँ, हाँ। क्वेश्चन में गिवन था। नहीं, वो हम पता करेंगे, वो उसका तरीका है, उसका कोई कुछ निकलेगा भी तरीका, और आगे चल के जब हम एक एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो देखेंगे किसके लिए वो के कहां पे होता है। उसको कुछ तुम इस तरह से मान सकते हो कि सेंटर ऑफ मास टाइप का कॉन्सेप्ट मान सकते हो। ऐसे सेंटर ऑफ मास है नहीं, हम क्या करते थे, एक एक मास को देख के कैलकुलेट करते थे, या फिर नहीं चाहते उतना तो हम क्या करते हैं कि एक मास पता करते हैं सेंटर ऑफ मास, और उसी को हम फिर पूरे के लिए यूज कर लेते थे। जैसे कि मान लो निकालना होता है फोर्स, तो फोर्स का तरीका क्या है कि पहला मास इंटू एक्सेलरेशन, दूसरा मास इंटू एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट के हर एक मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करके सम करोगे तब उस पर टोटल फोर्स पता लगता है। पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट से क्या होता था कि टोटल मास को एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर देते थे, टोटल फोर्स निकल जाता था। उसी तरह से ये एक डिस्टेंस है जिसको पूरे ऑब्जेक्ट के मास से उसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना कि इंडिविजुअल देगा। तो कॉन्सेप्ट निकला एक सेंटर ऑफ मास की तरह ही है, कुछ एग्जैक्टली वो नहीं है पर उस तरह का है, जिसको क्या बोले, इसको बोले रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब ये कैसे निकलता है, क्या निकलता है, वो डिटेल हम अभी देखेंगे धीरे धीरे। पहले ये होता क्या समझ में आया ना, कैसे निकलता है कहानी आगे देखा जाएगा। पहले ये होता क्या है, ये एक डिस्टेंस होता है जिसके स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल मास से तो वो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना इंडिविजुअल का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर करने से मिलता था। तो सबसे पहले हेडिंग डालो रेडियस ऑफ जाइरेशन, उसको लिखते हैं के से, स्मॉल के से। लिखो इसका डेफिनेशन, लिखो रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, from the axis of rotation at which, from the axis of rotation at which if instead of whole body, at which if instead of whole body, at which if instead of, बोर्ड पे लिखा है instead of whole body, पूरी बॉडी के जगह पे, instead of whole body, instead of whole body comma a point object, instead of whole body a point object is placed, a point object will placed, point object is placed, point object is placed, point object is placed, या ऐसा कर सकते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज प्लेस्ड कोमा द सिस्टम विल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द सिस्टम विल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द सिस्टम विल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द सिस्टम विल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा, पॉइंट ऑब्जेक्ट टोटल मास जितना है ऑब्जेक्ट का उसके इक्वल का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बगल में ब्रैकेट में लिख लेना अगर चाहते हो तो, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखना ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी, या पॉइंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखना पॉइंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बगल में स्मॉल ब्रैकेट देके पॉइंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो माना उसका मास जो है पूरी बॉडी के मास के बराबर है। बात समझ में आया? एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास पूरी बॉडी के मास के बराबर है, उसको हमने बोला, ठीक। अब देखो, देखते हैं ये कैसे निकलता है। किसी भी रैंडम बॉडी के लिए ले लिया हमने, कैसा ही बॉडी माना, ठीक। एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो यहां से पास हो रहा है, कहीं से ये पास हुआ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखा। तरीका क्या होता था कि एक मास लिया, अब देखो मैं यहां पे जो m1 m2 m3 होता है वो क्या होता है, मास का नाम है। मास मत समझ लेना, मैंने कई बार बोला जैसे m1 का मतलब मास m1 नहीं है, m1 का मतलब पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास कुछ होगा, उसका डिस्टेंस हमने r1 लिखा। m2 दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस r2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, m3 तीसरा ऑब्जेक्ट, और यहां पे हम क्या ले रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्ट m1 m2 m3 सब इक्वल मास के हैं। काम को आसान करने के लिए लेट m1
इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू M4 M5 M6 M7 टिल Mn, और सब कितना है तो M के इक्वल है। ठीक, यानी एक ऑब्जेक्ट को मान लिया कि 10,000 M टुकड़ों में बटा है, या 1 लाख स्मॉल M टुकड़े में बटा है, 1 करोड़ M टुकड़े में बटा है, N मास टोटल बोलते हैं ना, तो सारा एक इक्वल टुकड़ा M का टुकड़े से मिलकर बना है टोटल। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो हमको जो पुराना डेफिनेशन पता है, पुराना कॉन्सेप्ट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा पहले जो हम पढ़े हैं, हम आई निकालने का तरीका क्या होता था मेरा, समेशन एम आर स्क्वायर। समेशन एम आर स्क्वायर का मतलब क्या होता था कि M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर सब इक्वल मास का लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, M इंटू R1 स्क्वायर प्लस M इंटू R2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? M इंटू R3 स्क्वायर, nth जो है उसका मास M है तो M इंटू RN स्क्वायर लिख सकते हैं, या टोटल हम लिखेंगे तो M कॉमन ले ले, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर प्लस R6 R7 R8 इस तरह से करके Rn, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। पहले बोलो ये क्लियर है? अभी जो डेफिनेशन हमने सोचा रेडियस ऑफ जाइरेशन की, ऐसा कोई पॉइंट निकल सकता है क्या, ऐसा कोई पॉइंट निकल सकता है? तो हमने एक डेफिनेशन जो देखा कि ऐसे पॉइंट का ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन इधर दिख रहा है, विजिबल है कोने में। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का कॉन्सेप्ट जो देखा, उसके हिसाब से हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक तरीका क्या ये हो सकता है कि m इंटू टोटल मास, टोटल मास इंटू कोई डिस्टेंस है उसको उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको k बोला रेडियस ऑफ जाइरेशन, m के स्क्वायर। दरअसल ये क्या था, ये सारा मास m1 यहाँ पे पहला मास जिसको बोला, m2 क्या किया था दूसरा मास, m3 तीसरा मास, m4 चौथा मास, इस तरह से कई सारे मास मिलके बना है, टोटल n मास मिलके बना है, nth मास m R2 R4 R5 इस तरह से किया था सबका समेशन। ऐसे निकाले, कोई मास यहाँ पे है, कोई मास यहाँ, इस तरह से कई सारे मास हैं, एक मास यहाँ है, एक मास कहीं यहाँ, इस तरह से कई मास है। उसके जगह पे हमने क्या किया, इसका टोटल मास और k कोई डिस्टेंस है, कैसे निकलता है देखेंगे। मान लो k ये डिस्टेंस है, कोई भी हो सकता, हमको पता नहीं कौन सा है, लेकिन ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं। मान लो कि k ये डिस्टेंस है, तो k ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में हमने मान लिया टोटल मास यहाँ पे है, यानी टोटल मास हमने ऑब्जेक्ट का लिखा मान लो किससे, कैपिटल M से। तो कैपिटल M टोटल मास क्या है यहाँ पे है। तो ये जो डेफिनेशन हमने समझा है उसके अंदर में हम ये लिख सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है, और ये भी बोल सकते हैं I इक्वल टू M इंटू N इंटू K स्क्वायर। अगर सुनो दो इक्वल मास से मिलकर बना होता, दो इक्वल M मास से मिलकर बना होता, टोटल मास क्या होता 2M। तीन इक्वल M मास से मिलकर बना होता, टोटल मास 3M। चार इक्वल मास से बना होता, टोटल मास 4M। यहां कितने इक्वल मास से बोल रहे हैं N, तो टोटल मास क्या होगा NM। तो टोटल कैपिटल M को लिख सकते हैं हर एक का मास इंटू टोटल Mn। इसको एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक, फ्रॉम 1 एंड 2 जो दोनों के कॉन्सेप्ट से क्या निकला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो निकला है। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं दोनों को इक्वेट करा सकता हूं, तो दोनों को जब इक्वेट कराएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे जरा बताना, M R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 R4 R5 R6 टिल क्या लिखे Rn स्क्वायर, और इधर इक्वल टू क्या लिखे M इंटू N इंटू क्या लिखा K स्क्वायर। तो यहां से M से M काम तमाम चला जाएगा, ये गया। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, N को इधर लाएंगे दिस बाय N, और K स्क्वायर इक्वल टू दिस बाय N, और K इक्वल टू दिस बाय N, और K स्क्वायर इक्वल टू दिस बाय N। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट दिस, यानी R स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 प्लस Rn का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या था N इधर आया तो N, और K का स्क्वायर इतना, तो K इक्वल टू अंडर रूट दिस होगा। यानी कि K देखो क्या निकला, K निकला हर एक मास का डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका स्क्वायर, हर एक मास के डिस्टेंस का स्क्वायर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मास का रूट K निकला। तो K इस तरीके से निकलता है कि हर एक मास का डिस्टेंस का स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या होगा N।
तो ये देखो एक चीज है, एक टर्म आप लोग शायद पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में सुने होंगे या कहीं, या नहीं सुने तो आप जान जाओगे, ये सुने हो कहीं पे केटीजी वगैरह, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह में, आरएमएस। आरएमएस क्या होता है, जैसा लिखा है इसका उल्टा, यानी आरएमएस लिखा है तो पहले एस को देखो स्क्वायर, फिर एम को देखो मीन, और फिर आर को देखो रूट, स्क्वायर मीन रूट, इसको बोलते हैं आरएमएस। यानी नंबर का स्क्वायर करो, मीन का मतलब एवरेज होता है, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, सबका टोटल जितना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो एवरेज जिसको बोलते हैं, और फिर क्या किया, रूट किया। तो हर एक नंबर का स्क्वायर किया यहां पे, हर एक R1 R2 हर एक डिस्टेंस का क्या किए, स्क्वायर किए हैं, फिर सबका मीन मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और क्या किया, रूट। यानी के को हम ये भी बोल सकते हैं, के क्या है, हर एक डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका क्या है, आरएमएस। बात समझ में आ रही है। अब एक बात समझो, के जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर का रूट है, तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, और एन तो नंबर होता है, तो के का यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। पहली बात, मीटर डिस्टेंस है ना, स्क्वायर रूट डिस्टेंस होगा मीटर, पहला। दूसरा, के क्या, जो अब तक जितना देखे हैं समझे हैं जो आया, के क्या मास पे डिपेंड कर रहा है, मास का टर्म नहीं है, कैंसिल हो गया, के में मास का टर्म नहीं है, लेकिन सर नंबर के में कहीं है, के के रिजल्ट में मास दिख रहा है कहीं, एम और एम तो कैंसिल हो गया, अच्छा के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का मास है मतलब मास रखा कैसे है, तो मास कहां कहां रखा है, एक मास R1 पे रखा है, दूसरा R2 पे रखा है, तीसरा R3 पे रखा है, चौथा R4 पे रखा है, पांचवा R5 पे, R6, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे कर रहा है, लेकिन मास पे नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये सारी कहानी मैं लिखाऊंगा भी, अभी पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन समझ में आया क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस होता है, लिखो। तो इसमें एक एक चीज और काफी समझ ही चुके, लिखते लिखते बहुत चीज और बात करेंगे। तो लिखो रेडियस ऑफ जाइरेशन का डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिख ही चुके हैं, एक डेफिनेशन लिख चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट यहां से बात किया जा सकता है कि ये भी होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। हेंस नीचे लिखना, हेंस रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी, हेंस रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, radius of gyration of a body about a given axis is RMS about a given axis, क्योंकि सारे डिस्टेंस एक्सिस से ही मेजर होंगे ना, गिवन एक्सिस से, जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको बोलते हैं। अबाउट ए गिवन एक्सिस इज RMS डिस्टेंस, is RMS distance, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर पता है, is RMS distance of the constituent particles, RMS distance of the constituent particles of the body, RMS distance of the constituent particles of the body, constituent particles of the body from that axis, उस एक्सिस से, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका डायमेंशन और ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन का क्या होगा डायमेंशन, जल्दी से बताओ। डायमेंशन पहला तो डेफिनेशन से ही पता चलता है, ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या होता है, एल, या अगर यहां भी देखोगे फॉर्मूले से भी, तो अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है ना, एन तो कोई नंबर होता है, नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर का रूट बाहर निकलेगा तो मीटर, तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा एल। रेडियस ऑफ जाइरेशन का डायमेंशन क्या है, एल, या फिर ऐसे भी लिखते हैं m0 l1 t0, एक ही बात, डायमेंशन एल। ऐसा यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट मीटर, और सीजीएस क्या होगा, सेंटीमीटर, तो ऐसे ही बात है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नीचे लिखना रेडियस ऑफ जाइरेशन, फर्स्ट लिखना, ऐसे लिखना है, रेडियस ऑफ जाइरेशन फर्स्ट पॉइंट लिखना, जाइरेशन फर्स्ट पॉइंट। मास पे डिपेंड करता है,
डजंट डिपेंड ऑन मास, मास कैंसिल हो गया, डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, डजंट डिपेंड ऑन मास, डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, बट it depends on distribution of mass, distribution of mass। ध्यान रखना मास का मतलब मास है केजी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब डिस्टेंस है मीटर, ठीक है ना। मास पे डिपेंड नहीं करता, मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दोनों मास नहीं है। मास कैसे रखा है यानी डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है एक्सिस से, और मास मतलब मास केजी, तो मास बट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। दूसरा लिखो सेकंड पॉइंट, क्या साइज शेप इन पर डिपेंड करेगा? सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन मास डिपेंड करे तो साइज शेप पे तो करेगा ही ना, क्योंकि साइज मान लो ये है और ऑब्जेक्ट का साइज ये ले लिए तो अंतर आ जाएगा ना, ये सारे डिस्टेंस में अंतर नहीं आ जाएगा, R1 R2 R3, पहले सारा डिस्टेंस इतने में सिमटा था, अब कुछ कई डिस्टेंस यहाँ भी आ जाएंगे तो अंतर आ जाएगा ना, के कैलकुलेशन में अंतर आ जाएगा, तो साइज पे डिपेंड करता है। शेप पे करेगा तो ऑब्वियस है, शेप ऐसा है इतने ही मास का शेप कुछ ऐसे कर दिए, जैसे तैसे कर दिए, अंतर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो लिखो इट डिपेंड्स ऑन साइज, साइज का मतलब होता है लेंथ, रेडियस, ये सब डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब एक बात बोलोगे कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ठीक है रेडियस ऑब्जर्वेशन कि ये तो आसान कर दे रहा है, पर आसान दिख कहाँ रहा है, ये तो हमको एक एक का कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर। ये दरअसल ठीक है ऐसे निकलता है, पर ये आसान कर देता है। कैसे आसान कर देता है आगे चल के हम देखेंगे। अभी आपके लिए ध्यान रखो कि हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है कुछ, हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ निकलता है, वो कैलकुलेशन से निकलता है, इंटीग्रेशन अप्रोच से निकलता है, अलग अलग। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जैसे रिंग का होता है mr², डिस्क का होता है। अच्छा, ये किसके अबाउट एक्सिस भी बताएगा तभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो, क्योंकि एक्सिस कहीं और करोगे तो अलग होगा। देना एक्सिस कहीं और करोगे तो अलग। अगर मैं एक्सिस यहां करता हूं इसके लिए एक्सिस यहां करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, एक्सिस यहां करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से हर एक पॉइंट के डिस्टेंस में अंतर आएगा। हम जनरली आगे चल के एक वर्ड बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फलाना से, रिंग का, डिस्क का। जब मैं केवल ये वर्ड यूज कर रहा हूं ना तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है, ऐसे कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास करे और प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लो ये अगर शेप को हम सोच लेते हैं कि ये से तुम्हारा शेप है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसका डायगोनल जहां कट करेगा इधर आएगा, एक डायगोनल इधर होगा, एक डायगोनल इधर होगा, दोनों डायगोनल जहां कट करेगा, मान लो यहां कट कर रहा है, यहां पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, दिख रही है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो ऑब्जेक्ट का प्लेन है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ना ये एक्सिस, तो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब हम केवल बोलेंगे कि इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे जनरली बोल देना चाहिए, या बोल देते हैं कि एक्सिस ऐसे। एक्सिस कैसे गुजर सकती है एक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लो कि रिंग है, रिंग ये है, रिंग का सेंटर यहां है, रिंग का सेंटर यहां है, तो एक एक्सिस ऐसे भी हो सकती है, सेंटर से गुजरने वाले प्लेन के रिंग इसके अबाउट घूम सकता है, जो जनरल बात करें। एक एक्सिस रिंग के लिए टेंजेंट भी हो सकती है, इसके अबाउट भी घूम सकता है। अच्छा, ऐसे जैसे पंखा या ऐसे घूमने वाला, बच्चे वाला एक तो लाल वाला देखे वो खिलौना मिलता है मेला वाला में, जो ऐसे ऐसे घूमता है, वो हो गया। तो कैसे भी घूम सकता है एक ऑब्जेक्ट, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, इसके अबाउट ऐसे भी एक्सिस हो सकती है, ये सब आगे देखेंगे। तो अभी मैं फिलहाल जो बात कर रहा हूं वो ऐसी एक्सिस ले रहा हूं जो उस सब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर हो रही है। इस तरह से हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। ऐसा क्यों निकलता है या क्या निकलता है वो हम आगे चल के चैप्टर में बात करेंगे। अभी मैं केवल आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन समझाने के लिए लिख रहा हूं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ½ mr², और ½ mr² किसके अबाउट होता है, एक एक्सिस जो डिस्क के सेंटर से गुजर रही है और प्लेन के क्या हो रही है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से अलग अलग शेप होता है, कैसे भी देखेंगे और साथ में याद भी रखना होगा आपको आगे चल के। तो अभी फिलहाल ये नहीं परेशान होना कि डिस्क का ½ mr² क्यों आता है, आगे चल के याद हो जाएगा, ½ mr² आता है।
अब हमने इसका कॉन्सेप्ट क्या बोला, रेडियस ऑफ जाइरेशन आई इक्वल टू एम के स्क्वायर है। देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन ये लिखा ना, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, यहां से अगर मैं के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, के स्क्वायर इक्वल टू आई बाय एम, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आई बाय एम। तो इसके लिए अगर के लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट आई बाय एम, हर शेप के लिए ऐसे अंडर रूट आई बाय एम। इसका आई क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम, एम से एम गया आर स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर बाय 2, और रूट से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, आर बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा, आर बाय रूट 2 होगा। यानी कि पता है क्या है, के की वैल्यू इसमें क्या आई डिस्क के लिए, आर बाय रूट 2, यानी डिस्क के अगर आर बाय रूट 2 पे टोटल मास मान लोगे, यानी डिस्क का टोटल मास इनटू के, यानी आर बाय रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे, वो उसका क्या दे देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करके देख लोगे तो डिस्क का मास क्या है, एम, एम इंटू आर बाय रूट 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, आर बाय रूट 2, के यही है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या बोल रहे हैं, एम के स्क्वायर, तो आई इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर, एम इंटू के, और के क्या है, एक ही बात है, उसी चीज को उल्टा के बोला है, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर बाय 2। यानी डिस्क में अगर टोटल मास को हम मान ले कि के बाय आर बाय रूट 2 डिस्टेंस पे है, उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। इस तरह से हर एक शेप का कोई ना कोई डिस्टेंस होता है। डिस्क के लिए वो डिस्टेंस है आर बाय रूट 2, अगर सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर, डिस्क के लिए वो डिस्टेंस आर बाय रूट 2, किसी और शेप के लिए वो डिस्टेंस कुछ और होगी। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं आगे चल के बोलूंगा, कोई भी चीज जैसे स्फेयर, स्फेयर में 2 टाइप का स्फेयर बोलते हैं, एक सॉलिड स्फेयर, एक हॉलो स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर, एक हॉलो स्फेयर। अच्छा एक बात बताओ, कल कॉन्सेप्ट भी समझाया था, सॉलिड और हॉलो स्फेयर में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए, अगर सेम मास का और सेम साइज का हो तो हॉलो का, क्योंकि हॉलो का सारा मास उसके सरकमफ्रेंस पे है, और सॉलिड का काफी मास अंदर आ चुका है, जो मास अंदर आ गया उसके लिए डिस्टेंस कम हो जाएगा, उतने में से काफी अंदर आ चुका है। तो जिसका भी होता है, मान लो आगे चल के देखेंगे कैसे होता है, अभी केवल मैं आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का होता है 2/3 और हॉलो एक का होता है 2/5। किसका 2/3 होता होगा, किसका 2/5 होता होगा, बताओ क्यों होता है, मैं आगे देखेंगे, केवल अभी ये समझा रहा हूं। 2/3 और 2/4 में कौन बड़ा है, 2/3 बड़ा है, कम से डिवाइड करेंगे ना। 2/3 किसका होता होगा, सॉलिड का कि हॉलो का, हॉलो का ज्यादा होता होगा, तो हॉलो का क्या होता है 2/3, ये होता है। अगर इसमें रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे ना, के इक्वल टू अंडर रूट आई बाय एम, तो के इक्वल टू अंडर रूट आई बाय एम, तो दिस बाय एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2/5 आर स्क्वायर, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू कितना आ जाएगा, के एम से एम कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा के इक्वल टू आर बाय रूट 5/2, हाँ करके, अच्छा हाँ रूट 2/5 इंटू आर, ये हो गया। और के स्क्वायर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर नहीं 2r स्क्वायर बाय 5, हाँ जितना भी होगा, तो के, अच्छा के इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 2/5, या के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/5, के हाँ 2/5। तो एक बात देखना, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर में हर एक का जो कोफिशिएंट है ना वही आता है। इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे। अभी ये समझ में आया, हाँ इसके लिए अगर के निकालेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट आई बाय एम, तो आई 2/3 सिंपल, एम हटा दो खाली, और क्या करना, बाय एम, एम हटा दिया तो क्या अंडर रूट 2/3 आर हो गया। तो हर एक ऑब्जेक्ट में इस तरह से एक डिस्टेंस होगा जिसका स्क्वायर को टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। तो वो डिस्टेंस सॉलिड स्फीयर में क्या है तुम्हारा, अंडर रूट 2/5 इंटू आर, हॉलो में क्या है तो अंडर रूट 2/3। अब बोलोगे ये सब कैसे आता है, वो आगे कहानी आगे चैप्टर में देखेंगे। अभी केवल मैं समझा रहा हूं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हर ऑब्जेक्ट में ऐसा मिलता है, उस डिस्टेंस को हमने उसके स्क्वायर को टोटल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। इतनी कहानी क्लियर है, बस इतना तक ध्यान रखना। बाकी आगे चल के आगे के चैप्टर में 2 थ्योरम है, चैप्टर में देखेंगे। अभी फिलहाल अगली क्लास में एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फिर हम देखेंगे अलग अलग शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिख दिया ना अभी, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर,
ये देखेंगे, रिंग का MR स्क्वायर, सॉलिड हॉलो, ये सब लिखा है, इन सब का देखेंगे। ठीक है, ऐसे प्रूफ उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं है, डायरेक्ट याद ही रखना है अभी, लेकिन फिर भी मेंस तक में भी दिक्कत नहीं आएगी, केवल सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख लोगे, लेकिन एडवांस में पता होना चाहिए कि कैसे तुम मतलब अप्रोच करते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो।